अच्छा, नी जॉइंट या फीमोरोटिबियल या टिबियो-फीमोरल जॉइंट, इसके बायोमैकेनिक्स क्या है? इसमें कौन-कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं? तो ये उसके बारे में स्लाइड है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए नी जॉइंट की अलाइनमेंट कैसी है, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट, इसकी जो बोन्स है वो कैसे अलाइन हुए हुए हैं। नी का जो मिडिल कंडाइल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हुआ है। इट एक्सटेंड्स फर्दर डिस्टली, तो जिसकी वजह से वेलगस एंगुलेशन बनती 5 to 10 डिग्रीज की। इसके अलावा अगर नी में जो फीमर है, फीमर के दो कंडाइल्स होते हैं ना, उन दोनों कंडाइल्स में से एक लाइन पास कर दे, या लेट सपोज आपके पास एक सीख है, इमेजिनरी सीख को आप इन दोनों में से पास कर दे, तो वो एक एक्सिस बनाता है। वो एक्सिस को अगर हम लोग बिल्कुल फ्रंटल प्लेन के साथ अलाइन कर दे कि पैटेला बिल्कुल आगे की तरफ नज़र आ रहा हो, तो उस वक्त जब आप फीमर के जो नेक है उसको देखेंगे तो वो आगे की तरफ होगी। मैं अभी आपको 3D में दिखा दूंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वो नेक कितनी आगे होती है, एंटी वर्जन नॉर्मली उसमें कितनी होती है, नॉर्मली जो नेक की जो एंगल है वो होता है 20 डिग्री फॉरवर्ड, ठीक है, एंटीरियर होता है। ये क्यों होता है 20 डिग्री एंटीरियर होता है? ये इंटरनल टॉर्जन ऑफ फीमर की वजह से होता है, फीमर अंदर की तरफ घूम होता है। इसके अलावा ट्रांसमेल्योलर, मेल्योलस किसे कहते हैं, एंकल जॉइंट की जो फिबिया, फिबुला और टिबिया है, उसकी जो डिस्टल जो पार्ट है उसको मेल्योलस कहते हैं। तो उसमें से अगर एक लाइन इमेजिनरी पास करे तो वो एक्सेस कहलाता है। उसको अगर देखें तो वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ होता है। फीमर जो है वो अंदर की तरफ होता है, जबकि फिब्यूला और टिबिया जो है वो बाहर की तरफ गए होते हैं। इसके अलावा फुट जो होता है उससे अगर लॉन्ग एक्सेस देखे उसका तो 5 to 10 डिग्री आउटवर्ड होता है। तो अब ये मैं आपको 3D में बताता हूँ। अच्छा, अभी हमारे पास लोअर लिम्ब है, इसका अब ये कॉन्डाइल्स देखिए, कॉन्डाइल्स, इसमें से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करूँ इधर से अंदर की तरफ और इस साइड से बाहर निकालूँ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें से इस तरह स्ट्रेट लाइन, और इसको मैं फ्रंटल प्लेन के साथ बिल्कुल सीधा कर दूँ ना, तो अगर इस प्लेन में हम लोग इसको देखें फीमर के नेक को, ये थोड़ा सा आगे की तरफ गया हुआ है। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधा है ना, फ्रंटल प्लेन अगर अगर देखें इससे इस तरह देख लेते हैं, अगर ये फ्रंटल प्लेन बिल्कुल सीधा है, सॉरी, फ्रंटल प्लेन अगर बिल्कुल सीधा है ना, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ गया होता है, ठीक है। तो इधर 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 20 डिग्री का एंगल ये क्यों बनाता है फीमर की नेक, ये इसलिए बनाती है क्योंकि इधर जो ये आप देखिए आगे की तरफ क्यों गया हुआ है, क्योंकि ये फीमोरल शाफ्ट जो होती है ये अंदर की तरफ घूमी होती है। इसकी वजह से जब इसको बिल्कुल सीधा करे तो ये आगे की तरफ निकल आता है, सही हो गया। इसके अलावा अगर ट्रांसमेल्योलर एक्सिस देखा जाए, इधर इस मेल्योलस से एक एक्सिस लाइन ले और इधर से निकाले, तो इसको अगर देखा जाए तो ये फ्रंटल प्लेन से थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। कितना बाहर होता है, 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री बाहर की तरफ ये एक्सिस बनता है फिर उससे। इसके अलावा अगर फुट को देखें, फुट का अगर एक लॉन्ग एक्सिस ले तो इस तरह आता है। अगर सीधी लकीर बिल्कुल इसको हम लोग इस तरह सीधी लकीर हो, उससे ये एक्सिस कितना दूर होगा, इधर 5 to 10 डिग्री बनाएगा। तो ये 5 to 10 डिग्री मतलब पाव बाहर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल अलाइनमेंट है, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट है लोअर लिम्ब की। तो इसके बाद जब मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट नी की क्या होती है, नी बाय एक्सियल जॉइंट है। बाय एक्सियल मतलब वो सिर्फ दो एक्सिस पे मूवमेंट कर सकता है। एक एक्सिस जो है वो एक्सिस जो है कौन सा एक्सिस होगा, वो फ्रंटल एक्सिस होगा। फ्रंटल एक्सिस किर्द किर्द मूवमेंट करता है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ठीक है। तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो होगी वो पोलीसेंट्रिक मूवमेंट होगी। इसके अलावा जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस के इर्द गिर्द भी मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। अच्छा, जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन नी जॉइंट पे होती है वो पोलीसेंट्रिक होती है। मतलब एक होता है सर्कल ना, मैं एग्जांपल इधर पिक्चर भी इन्होंने दी होगी। अच्छा, ये देखिए ये सर्कल ठीक सा नहीं बना रहा ना, ये इधर इसको देखिए, इसका सर्कल ठीक से नहीं बन रहा नी जॉइंट का। तो इस जगह पे जो मूवमेंट अगर टिबिया पे होगी वो अलग होगी। ये जो छोटी सी जगह है, इस जगह पे जब टिबिया मूवमेंट करेगा तो वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा, सही है। तो एक से ज़्यादा सेंटर है पॉलीसेंट्रिक, ठीक है, एक्सिस एक से ज़्यादा है जिस पे मूवमेंट हो रही है। तो इन्होंने ये बात की हुई है। इसका जो वो जो होता है, इसकी जो ये जो कर्व बना रहा है इसको सेंट्रॉइड कहते हैं।
जिसके इर्द गिर्द मूवमेंट हो रही है। अब आते हैं नी ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मीन मूवमेंट ऑफ द बोन्स, आर्थ्रोकाइनेमेटिक मीन मूवमेंट इन द जॉइंट्स। तो फ्लेक्जन और एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन कितनी होती है? हाइपर एक्सटेंशन जो नी जॉइंट पर होती है 5 to 10 डिग्रीज, जबकि फ्लेक्जन नॉर्मली 140 to 150 डिग्री। फ्लेक्जन किधर जाके ख़त्म होती है? जब सॉफ्ट टिश्यूज़ आपस में पोस्टीरियर रीजन के आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फ्लेक्जन ख़त्म हो जाती है। इस तरह एक्सटेंशन कब ख़त्म होती है? जब जॉइंट लॉक हो जाता है तो उसमें कैप्सूल भी ट्विस्ट हो जाता है और जॉइंट लॉक भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से एक्सटेंशन भी ख़त्म हो जाती है। तो जब एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो नी पे वेलगस एंगुलेशन आ जाती है, वो वेलगस थोड़ा सा बाहर की तरफ नी निकल जाता है क्योंकि मीडियल जो फीमोरल कंडाइल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया होता है। इसके बाद ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। तो जब फ्लेक्जन एक्सटेंशन हो रही है तो उस दरमियान जॉइंट में कौन सी मूवमेंट हो रही होती है? तो सबसे पहले जब फ्लेक्जन कर रहे होते हैं तो आपको पता है फ्लेग इस जॉइंट को देखिए, फीमोरल जॉइंट को, ये इधर से छोटा है इधर से बड़ा है। तो जब एक्सटेंशन में जा रहा होगा तो ये ज़्यादा सरफेस पे देखिए ये अटैच लग रहा है ना, ये जॉइंट कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। जबकि जब फ्लेक्जन में जा रहा होता है, ये देखिए टिबिया फ्लेक्जन में जब जा रहा है तो इधर देखिए थोड़ी सी जगह कांटेक्ट में आ रही है, तो इनकॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए इधर मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं। इधर इन्होंने यही बात लिखी कि पोस्टीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फीमोरल कंडाइल का वो कम है, जबकि ये जो आगे एंटीरियर कर्वेचर है ये ज़्यादा है। तो ये बात है। इसके बाद जो है मेनिस्काई प्रेजेंट होता है इधर, फाइब्रोकार्टिलेज मेनिस्काई, जो कि इनकॉन्ग्रुएंसी को कम करता है, इसको बराबर बनाता है जॉइंट को फीमोरल कंडाइल के। तो मेनिस्काई के जो एंटीरियर हॉर्न जो होता है वो मोबाइल होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर हॉर्न। देखिए एंटीरियर आगे पीछे हो सकता है, मूवमेंट कर सकता है, जबकि पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो रिलेटिवली फिक्स होता है। तो जब नी एक्सटेंड हो रहा होता है, ये देखिए अब नी एक्सटेंडेड है तो ये आगे मूवमेंट हो रही है, तो जब इसके लिए ज़्यादा सरफेस चाहिए ना, देखिए फीमोरल कंडाइल जब एक्सटेंड हो रहा होता है एंटीरियर सरफेस की इसकी बड़ी है, पोस्टीरियर सरफेस इसकी छोटी है। जो जब ये एक्सटेंड हो रहा होता है तो ऐसे बड़ी सरफेस आती है कांटेक्ट पे, तो तब मेनिस्कस आगे की तरफ चले जाता है। जब ये आगे से आगे की तरफ जाएगा तो इधर जगह ज़्यादा हो जाएगी, तो ये फीमोरल कंडाइल आराम से इस जगह पे आ सकेगा। जब फ्लेक्शन करते हैं तो ये थोड़ी सी सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में आती है, तो ये मेनिस्कस अंदर की तरफ चले जाता है, तो ये छोटी हो जाती है सरफेस एरिया। तो इसके बराबर करने के लिए ये इस तरह मूवमेंट करता है। तो इधर इन्होंने यही बात लिखी हुई है। इन्होंने अब सेंटर ऑफ मोशन की बात की। सेंटर ऑफ मोशन किसे कहते हैं? सेंटर, ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द मूवमेंट होती है। ये पॉइंट एक जगह पे रहता है, इसके इर्द गिर्द मूवमेंट होती है। तो नी का मैंने बताया कि इसका फीमर पे सेंटर ऑफ मोशंस होते हैं, अलग होते हैं, पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। कभी जब इस पोजीशन में एक्सटेंशन में आता है तो ये सेंटर ऑफ मोशन होता है, थोड़ा बहुत फ्लेक्शन में आता है तो ये चेंज होता रहता है इसका सेंटर ऑफ मोशन। अगर सेंटर ऑफ मोशन जो है वो इस नी जॉइंट के नज़दीक है, मूवमेंट वाली जगह के नज़दीक है, तो रोलिंग ज़्यादा होगी। रोलिंग किसे कहते हैं? जैसे आप बाल को फेंकते हैं ज़मीन पे तो वो रोल करके आगे जाता है, इस तरह नी जॉइंट रोल करके आगे जाएगा, स्लिप नहीं होगा इसके ऊपर। स्लाइडिंग एक होती है जिसमें नी जॉइंट स्लिप करके आगे जाता है, स्लिपिंग इधर होती है, तो उसको स्लाइडिंग कहते हैं। अगर ये जो सेंटर ऑफ मोशन है ये अगर इसके नज़दीक होगा, एक्सिस इसके नज़दीक होगा, तो रोलिंग ज़्यादा होगी। अगर इससे दूर होगा एक्सिस तो स्लाइडिंग ज़्यादा होगी। तो इधर जो है इन्होंने ये बात लिखी हुई, एक्सटेंशन में जो है क्या हो जाता है? दूर होता है, जबकि फ्लेक्जन में वो थोड़ा नज़दीक हो जाता है। तो जब नज़दीक होगा फ्लेक्जन में तो उस टाइम रोलिंग होगी। तो अगर इधर देखें, ये जो जगह जब इधर फ्लेक्शन हो रही होती है तो इसमें क्या हो रहा होता है? रोलिंग हो रही होती है। ये नी जॉइंट इसके ऊपर रोल कर रहा होता है, घूम रहा होता है। जबकि जब एक्सटेंशन के करीब पहुंचता है तो ये जो इंस्टेंट सेंटर ऑफ मोशन है ये दूर होता है, इस वजह से इधर स्लाइडिंग होती है, फीमर स्लाइड होके सीधा होता है। तो ये बात की हुई है। इसके बाद ये हम क्लोज चेन की बात करते हैं जिसमें फीमर में मूवमेंट होती है, क्योंकि हमारे टिबिया जब ज़मीन के लगाओ तो फीमर मूव करेगा, तो उसमें ऐसे होता है। इसके अलावा अगर टिबिया जो है वो मूव कर रहा हो तो उस पर भी स्लाइडिंग और रोलिंग हो सकती है। एक्सटेंशन जब करेंगे, आप अपनी टिबिया को एक्सटेंड करें तो क्या होगा? आगे की तरफ रोल करेगा और स्लाइड करेगा, जबकि पोस्टीरियर जो है रोल और स्लाइड वो फ्लेक्शन में होगी। ट्रांसवर्स रोटेशन, ये ट्रांसवर्स एक्सिस के गिर्द होती है। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्सिस क्या होता है?
आप ये पेन को बिल्कुल सीधा पकड़ो, इसकी एक टिप ज़मीन की तरफ, एक आसमान की तरफ, तो ये जो पेन की ये जो एक्सिस बन रहा है, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। इसके इर्द गिर्द मूवमेंट नी जॉइंट में कौन सी हो सकती है? रोटेशंस, जैसे एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। नी जॉइंट इनकॉन्ग्रुएंट है, मोबाइल भी है, तो इस वजह से इसमें ये रोटेशंस पॉसिबल है और आराम से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करें और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन की कोशिश करें, या पैसिवली कोई बंदा आपके करे तो आराम से हो सकती है। फ्लेक्शन में क्यों, एक्सटेंशन में क्यों नहीं? एक्सटेंशन में इसलिए क्योंकि एक्सटेंशन में नी जॉइंट लॉक हो जाता है और कॉन्ग्रुएंसी बढ़ जाती है, तो उस वक्त फिर एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन करना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, स्क्रू होम मैकेनिज्म में भी एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन होती है। जब हम एक्सटेंशन कर रहे होते हैं फुल एक्सटेंशन में, तो नी जॉइंट क्या होता है? लॉक हो जाता है। कैसे लॉक होता है? वो जब एंड रेंज पे पहुंचता है तो लेटरल रोटेशन हो जाती है टिबिया पे, टिबिया बाहर की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है और नी जॉइंट लॉक हो जाता है। जब हम ये कब होता है? लास्ट 15 to 20 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में क्या होता है? लेटरल रोटेशन हो जाती है। जब हम वापस फ्लेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं तो पहले जो इनिशियल 15 to 20 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन है उसमें ये अनलॉक होता है। और कैसे अनलॉक होता है? पहले लेटरल रोटेशन हुई थी, अब मीडियल रोटेशन हो जाएगी। मीडियल रोटेशन के साथ नी जॉइंट अनलॉक हो जाता है। इसको स्क्रू होम मैकेनिज्म करता है कहते हैं। वो जो अनलॉकिंग होती है वो पॉप्लिटियस मसल जो है वो परफॉर्म करता है। तो इस तरह अनलॉकिंग अनलॉकिंग होती है। तो अगर आप देखें, आप अपना टांग को एक्सटेंड कर रहे हैं, पाव को एक्सटेंड कर रहे हैं और फ्लेक्स कर रहे हैं, तो मूवमेंट किस पे हो रही है? टिबिया पे ज़्यादातर होती है। टिबिया पे एक्सटर्नल रोटेशन भी होती है, इंटरनल रोटेशन, साथ ही साथ मेनिस्कस पे हो रही होती है। तो ज़्यादा मूवमेंट फीमर पे नहीं होती, बल्कि टिबिया और मेनिस्कस पे होती है। ये लेटरल रोटेशन क्यों ज़रूरी है? लेटरल रोटेशन क्यों होती है? लेटरल रोटेशन इसलिए होती है, अगर आप फीमोरल कॉन्डाइल को देखें, इससे पहले हम जब उसकी पिक्चर देख रहे थे, तो उसमें जो लेटरल कॉन्डाइल था वो छोटा था एज कंपेयर टू मीडियल कॉन्डाइल। तो लेटरल कॉन्डाइल जो है वो छोटा है, तो जब आप एक्सटेंशन कर रहे होते हैं लेटरल कॉन्डाइल पे एकदम से मूवमेंट पूरी हो जाती है, जबकि मीडियल कॉन्डाइल पे अभी भी थोड़ी बहुत मूवमेंट रहती है, वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू लेटरल। तो उसको पूरा आगे लेकर जाने के लिए थोड़ी बहुत एक्सटर्नल रोटेशन होती है। अगर आप सोचें फीमोरल कॉन्डाइल के बारे में, फीमर को आप देखें, लेटरल है, एक है मीडियल, ठीक है। लेटरल छोटा है, आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, लेटरल तक टिबिया जो है आगे आ रहा है, लेटरल कॉन्डाइल को पूरा उसने एक्सटेंशन में पूरा कर लिया। मीडियल कंडाइल में थोड़ी बहुत जगह रहती है, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? आगे की तरफ थोड़ी बहुत जगह रहती है, तो उसके लिए लेटरल रोटेशन होती है। इन्होंने ये बात लिखी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती है। एक क्रूशिएट लिगामेंट जो है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मीडियल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये जो है ये भी एक्सटर्नल रोटेशन करने में हेल्प देती है।